एक इन्होंने जो चेंजेस देखा है वो अच्छा है कि वो सिर्फ एक ही बार रीअपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोबारा रीअपेयर करेंगे दैन एक और बच्चों की जो कैंडिडेट जो जिनका नहीं निकला वो उनकी एक सीट चले जाती थी। आई गेस ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, इतने सालों के बाद आया बट ये मुझे लगता है कि अच्छा है। क्या इससे एक प्रेशर बिल्डअप होगा एस्पिरेंट्स के ऊपर भी? हाँ, प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। लाइक अगर मान लो किसी की रैंक 800 900 आई है, अगर वो फिर से दोबारा देना चाह रहा है, अगर बाय चांस अगर उसकी अच्छी आ जाती है रैंक, देन उसके लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ पाती है देन उसके लिए थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बंदा उसके अंदर डर रहेगा कि यार मैं सर्विस छोड़ूंगा और दोबारा अपेयर होऊंगा तो दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ना कि तो कौन टॉपर बैठ रहा है, उसे तो अपनी खाली एक सीट से मतलब रहता है। इस चीज़ से मुझे लगता नहीं है फ़र्क पड़ेगा। अब नहीं पढ़ेंगे आप 10 लाख सीट निकाल दो, वो तो फ़र्क वो नहीं है। यूपीएससी में आजकल भीड़ बहुत है ना। Whether you become IAS or IPS, it is ultimately about taking India forward. It is not like you go for, you need IAS or you need IPS or you want IFS or something else. So whatever you get, you should be satisfied with it, first thing, and give some other guy an opportunity. क्रिस में देखा जाए तो सीरियसनेस बढ़ेगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे, तो प्लान बी भी अगर वो शिफ्ट करता है तो उसके पास टाइम होगा शिफ्ट करने के लिए कि हाँ मैं ये देख सकता हूँ। और बेटर एस्पिरेंट्स अगर कुछ होगा तो एक बार अगर किसी को मिल जाता है तो अपॉर्चुनिटी अगले एस्पिरेंट्स के लिए भी तैयार रहेगी। तो उसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि इंसान किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है उसको। हम मौजूद हैं इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में और स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स में। एस्पिरेंट हमारी वो एक ख़ास कोशिश जो हम करते हैं एस्पिरेंट्स के इर्द गिर्द जो यूपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं, कि उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं या फिर उनके जो मुद्दे हैं या फिर कोई भी खबर जो आती है उनसे जुड़ी हुई, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा सके। आज का जो मुद्दा है और ख़ासकर जो मैंने सड़क की बात करी वो इसलिए कि उनके सपनों तक पहुंचने वाला गलियारा जो है वो शायद थोड़ा सकरा हो गया है या फिर चौड़ा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें रीअपीयरेंस को लेकर कुछ बदलाव आए हैं। नियमों में बदलाव कुछ इस तरह से है कि अब जो पहले एक रीअपीयर होने का जो एक पूरी व्यवस्था थी उसके अंदर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं कि जो एक बार आईएएस या आईएफएस चुन लिया जाता है उसके पास केवल एक ही अटैम्प्ट होगा, और जो पहले हो चुके हैं 2025 में अब वो प्री और मेंस के बीच में भी अगर है तो अपीयर नहीं हो पाएंगे। आईपीएस को लेकर भी, आईपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर भी कुछ बदलाव हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे कि वो कैसे देखते हैं इन सारे बदलावों को। चेंज नहीं है, बस उसमें उतना चेंज है कि जो एक बार मान लो सर्विस ज्वाइन कर लिया तो उसके लिए मतलब वो अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है बंदा तो वो उस ट्रेनिंग में एक बार एग्जाम्शन ले सकता है, उसके बाद उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। बस ये ही चेंज हुआ है। अच्छा, तो इससे क्या जो एस्पिरेंट है उनकी जो प्रिपरेशन है उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? एस्पिरेंट का क्या फ़र्क पड़ेगा? जिनका हो गया है पहले से ऑलरेडी जो सर्विस में है उनको एक एग्जाम्शन मिलेगा। मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ ये क्योंकि जब कोई अपेयर होता है तो कई बार ये होता है कि ओके वी विल हैव अ पर्टिकुलर जॉब, कहीं से हमको एक रैंक होल्ड कर लेंगे, उससे हमें पीसीए से कुछ मिल जाएगा, है ना, और उसके बाद वहाँ ज्वाइन करके वी कैन रीअपीयर, है ना, तो एक बैकअप प्लान के तौर पर रहता है। बट अब क्योंकि वो ऑप्शन खत्म हो गया है तो इज इट लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर द एस्पिरेंट्स? खत्म नहीं हुआ है, एक एग्जाम्शन मिलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, पहले ऐसा रूल नहीं था ना? पहले नहीं था। हाँ, तो अब मतलब ऑप्शंस कम हो गए हैं, राइट? ऑप्शन तो नहीं हुआ है कम, मतलब रीअपीयर। हाँ, रीअपीयर जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो तो हो सकता है ना। ओके, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो रिपेयर हो सकता है, जितना अटेम्प्ट बचा है वो दे सकता है आराम से। बट जैसे जो लोग पहले चूज हो जाते थे, जिनको मिल जाता था आईएएस में कोई रैंक मिला और उस रैंक में कोई कार्डर उनको मिला तो वो कार्डर के लिए भी या फिर रैंक के लिए भी दोबारा अपीयर होते थे। उसके लिए एक एग्जाम्शन है ओनली। वो मान लो वो ट्रेनिंग कर रहा है बंदा, उसको अगले अटेम्प्ट में अपीयर होना है तो वो उसके लिए एक एग्जाम्शन रहेगा कि वो ट्रेनिंग में एग्जाम्शन लेके दोबारा अपीयर हो जाए। फिर नेक्स्ट ईयर और अपीयर होना तब उसको वो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा ट्रेनिंग में, मतलब या तो उसको सर्विस छोड़ना पड़ेगा तब वो दोबारा अपीयर हो पाएगा। मतलब जैसे कहीं एक जगह कहीं आपको एक सीट मिली, आपको कहीं पर्टिकुलर जगह अलॉटमेंट हो गया, वहाँ पे आप जाके आपने नियुक्ति भी हो गया। हो सकता है स्टूडेंट के लिए थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बंदा उसके अंदर डर रहेगा कि यार मैं सर्विस छोड़ूंगा और दोबारा अपीयर होऊंगा तो दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और एस्पिरेंट को इससे एज सच कोई इफेक्ट पड़ेगा तैयारी पे? हाँ, ज़्यादा इफेक्ट कुछ मेरे को खास नहीं लग रहा ज़्यादा। अगर थोड़ा भी पड़ रहा है तो वो क्या है?
यही है कि जो बंदा एक बार सर्विस में चला गया तो वो जॉब मुश्किल से छोड़ेगा, तो वो दोबारा अपीयर नहीं होगा, तो थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उससे कम होगा। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। आदित्य जी, जो नया नोटिफिकेशन अभी आया है यूपीएससी का रिपेयरिंग को लेकर, आप उसे कैसे देखते हैं? लाइक ये चेंजेस काफ़ी अच्छे हुए हैं। लाइक यहाँ पे जो इसकी बात करेंगे कि ये जो हमारे इन्होंने चेंज करा है, इन्होंने क्या किया है कि जो जो बच्चे जिनका क्वालिफाई हो जाता था पेपर, जो आईएएस आईपीएस मेनली आईपीएस या आईएफएस या पीछे रैंक के लोग थे, देन अब उनको सिर्फ एक ही अटैम्प्ट मिलेगा कि टू रीअपियर इन द एग्ज़ाम। ऐसे क्या होता था, जो उन्होंने निकाल लिया ना पेपर, वो तो उनकी सीट तो जा चुकी है, मतलब मिल चुकी है उन्हें। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा पेपर देते हैं, देन अगेन उनका निकल जाता है, वो बेनिफिट में होते हैं थोड़ा सा। ऑब्वियसली बात है, अगर मेहनत करा उन्होंने तो बेनिफिट होनी चाहिए, बट एक इन्होंने जो चेंजेस लेके आए वो अच्छा है कि वो सिर्फ एक ही बार रीअपियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर दोबारा रीअपियर करेंगे देन एक और बच्चों की जो कैंडिडेट जो जिनका नहीं निकला, वो उनकी एक सीट चले जाती थी। आई गेस ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, इतने सालों के बाद आया, बट मुझे लगता है कि अच्छा है। ओके, अच्छा आदित्य, इसमें एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है कि डिसीजन अच्छा है इन द सेंस कि एक सीट जो है, जो कि पहले से निकली हुई है, वो खाली हो गई एस्पिरेंट के लिए, मगर अब वही ऑप्शन जो अभी एस्पिरेंट है उनके लिए भी तो कम हो गया है। पहले एस्पिरेंट का भी आइडिया यही होता था कि ओके, सिक्योर अ सीट देन फाइट फॉर द बेटर, लाइक दैट। तो अब जो बेसिक प्रिपरेशन है, क्या उसका भी एक फ्रेमवर्क चेंज होगा? लाइक सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा, फ्रेमवर्क आई गेस चेंज नहीं होता, मोस्ट टेक्निकल और हो जाती है यूपीएससी, और हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करती है मोर देन रेदर देन लर्निंग से ज़्यादा वो टेक्निकल हमारी चेक करती है। वो आप मान लो अगर साइंस एंड टेक अगर देखोगे, वो इन डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है, उसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। ओके, अगर उन्होंने 4-5 पॉइंट दे दिए कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, देन आपको उसमें से वो कुछ भी पूछ लेंगे। एंड करंट अफेयर्स का हमारा कोई फिक्स नहीं रहता, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। लाइक ऐसे बच्चे कितना पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं तो वही मैं पूछ रहा था, सॉरी आदित्य टू इंटरप्ट, मगर क्या इससे एक प्रेशर बिल्डअप होगा एस्पिरेंट्स के ऊपर भी? हाँ, प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। लाइक अगर मान लो किसी की रैंक 800-900 आई है, अगर वो फिर से दोबारा देना चाह रहा है, अगर बाय चांस अगर उसकी अच्छी आ जाती है रैंक, देन उसके लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ पाती है, देन उसके लिए थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो और जो अभी फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, जो पहली बार में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरी चीज़ जो है वो आप कह रहे हैं कि अच्छी है, मगर जो अभी अभी कहीं गए हैं और इस माइंडसेट के साथ गए थे कि वील सिक्योर अ सीट और अब दूसरी जगह अच्छा ट्राई करेंगे, उनके नज़रिए से आपको क्या लगता है, कैसा है ये? ये पर्सन टू पर्सन एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। जो मेहनत करते हैं, जिनकी लक फैक्टर भी बोलते हैं, जो 10% होती है यूपीएससी में, उनके लिए बेनिफिट है। अगर मान लो एज ए मेरा आईपीएस हो जाता है, अगर मेरा मन है कि मैं आईएएस चूज़ करूं, अगर मैंने आईपीएस के सीट के अंदर वहां पे आपको बैठना पड़ेगा, वहां पे लबासना में, तब आप दे सकते हो। इफ़ बाय चांस आपका निकल जाता है, देन आईएएस एक ही अटैम्प्ट मिलेगा कि आपको अगेन आईएएस का वो कर सकते हो। अगर नहीं निकलता है, देन अगेन आपको, अगर आपको फिर चाहोगे कि नहीं, अगर मेरा अटैम्प्ट ख़त्म हो गया, देन आपको रिज़ाइन करना होगा फ्रॉम दी जॉब। एग्जैक्टली, फ्रॉम रिज़ाइन करोगे, देन अगेन आप दोगे, देन वो भी आपका कंफर्म नहीं होता कि अगर आपने मेरिट लिस्ट में निकाल लिया एंड अगेन उसके बाद दोबारा आपका रिज़ल्ट में नाम आता है कि नहीं आता। तो आई गेस मुझे तो लग रहा है जहाँ तक ये अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि यार देखो, अगर यूथ अगर अपना पूरा 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स के एज के बीच में अगर इसी में एग्ज़ाम में निकाल देगा, तो नेशन के लिए भी कुछ अच्छा फ़ायदा नहीं होगा, रेदर देन उसके पर्सनल इंडिविजुअलिटी के लिए भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यू थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन? हाँ, आई थिंक इट इज़ गुड डिसीजन। थैंक यू। तो सुना आपने, जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, शुरुआती दौर में हैं, उनका कहना ये है कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा डिसीजन है, खासकर उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी करते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि जो पहले से जिनको सीट मिल चुकी हैं, अगर वो दोबारा रीअपियर होते हैं, जिनके चांसेस बेटर करने के ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको एक पूरा एक्सपीरियंस भी है, तो एक सीट वो भर जाती है नए एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये शायद उस प्रतिस्पर्धा को एक सही पायदान पर लेकर आएगा, और लोगों से बात करेंगे और आपको भी सुनवाएंगे। तुषार, अभी जो है ना नोटिफिकेशन आया है जिसमें रीअपियरिंग को लेकर थोड़े से नियमों में बदलाव किए गए हैं, एज एन एस्पिरेंट आप कैसे देखते हैं इसे? मेरे हिसाब से यूपीएससी का डिसीजन कुछ हद तक ये सही भी है, गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी तो कंपटीशन इससे हार्ड नहीं होता। सब मतलब कि बहुत से 4-4 साल तैयारी का प्रिपरेशन करते हैं लोग, कोई फर्स्ट टाइम तो निकाल देता है, लेकिन प्रिपरेशन तो सेम वही रहती है।
कोई 2 नंबर से रह जाते, कोई 1 नंबर से, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन जो लोग, अब फ़र्क तो उसको पड़ेगा ना जो लोग नहीं पढ़ेंगे। अब मान लो कोई 2 नंबर से रह गया, एक IAS बन गया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उसको कि मैं 2 नंबर से रह गया, तैयारी तो वही थी ना उसकी सेम। तो इससे ज़्यादा कंपटीशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा मेरे हिसाब से। कुछ हद तक यूपीएससी का निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकता, सही भी नहीं कह सकता। ये तो 2-3 अटैम्प्ट के बाद पता चलेगा डिसीजन कैसा था, क्योंकि अभी तो प्रॉपर गलत कह दे, सही कह दे तो ये अच्छा नहीं लगता ना। तो अभी तक एक माइंडसेट ये था कि पहले एक कोई सीट हम निकाल लें, एलोकेट हो जाए, और उसके बाद हम बेटर के लिए आगे ट्राई कर सकते हैं। बट अब वो केवल एक बार के लिए कर दिया है कि आप केवल एक बार कर सकते हैं, जस्ट फॉर दैट के जो आपका मतलब रैंक है वो थोड़ी सी बेटर हो जाए। तो क्या इससे एस्पिरेंट की जो तैयारी है वो ऐसी हो गई है कि हमें एक बार में निकालना होगा, है ना? वो प्रेशर बिल्डअप है, या फिर वो एक अच्छी चीज़ है ताकि जो कंपटीशन है, जो सीरियसली आ रहे हैं उसमें, वो उन लोगों के लिए बेटर है? मेरे हिसाब से सरकार ने जो डिसीजन लिया है, सरकार ने, यूपीएससी ने ठीक ही लिया है। इस हिसाब से देखें तो कंपटीशन इससे हार्ड नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ना कि कौन टॉपर बैठ रहा है, उसे तो अपनी खाली एक सीट से मतलब रहता है। इस चीज़ से मुझे लगता नहीं है फ़र्क पड़ेगा। अब नहीं पढ़ेंगे, आप 10 लाख सीट निकाल दो, वो तो फ़र्क वो नहीं है। यूपीएससी में आजकल भीड़ बहुत है ना, पहले गिने चुने एस्पिरेंट आते थे, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वेल कनेक्टेड है सब कुछ, तो सब ज़्यादातर लोग आते हैं, चाहे किसी को यूपीएससी लिख ले नहीं लिख ले, इससे भीड़ रहती है। इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, और सर आपका क्या मानना है इस पे? मेरा ये है कि बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नए बच्चों का, क्योंकि नए बच्चे पहले ये सोचते हैं कि जो पुराने रैंक के बच्चे हैं वो थोड़ी सीट और आगे ले जाएंगे, लेकिन नए बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कुछ सीट तो वो होगी हैं, बच्चे एक बार ही देंगे, तो नए बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम थोड़ी तैयारी बढ़ा सकते हैं। प्रेशर तो आया थोड़ा बच्चों पे, लेकिन वो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो कोई वो नहीं है। डिसीजन सही है यूपीएससी का। अच्छा, बस इसमें एक चीज़ समझनी थी, पहले होता था जॉब हॉपिंग। जॉब हॉपिंग मतलब एक आपने सीट एलोकेट आपकी हो गई, अब आप उसमें हैं, अब आप दूसरी सीट के लिए जाएंगे। तो क्या इससे जॉब हॉपिंग भी खत्म हो जाएगा कि एक जिसको जहाँ मिल गया अब वो वहीं काम करेगा, और पहले से आपको बेटर तरीके से प्लानिंग करनी होगी कि आप कौन सी जगह के लिए, किस कार्डर के लिए और किस डिपार्टमेंट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा निर्णय है। पहले ऐसे नहीं होता था ना, पहले रैंक को अपना रिफॉर्म करते थे, लेकिन अब ऐसा चांस नहीं है। पहले से प्रिपरेशन उस हिसाब से चलेगी। शायद मेरे हिसाब से अब कुछ मतलब कि अलग बैच बने, कुछ अलग कोचिंग जो स्पेशल IAS पढ़ाएं, कुछ स्पेशल IPS पढ़ाएं, कुछ स्पेशल IRS पढ़ाएं, कुछ इस तरह की कोचिंग शायद आगे बन सकती है मेरे हिसाब से, ये नई सुविधा के अनुसार। तो एज एन एस्पिरेंट हाउ डू यू लुक एट इट? इज इट अ गुड थिंग? वो जॉब हॉपिंग खत्म हो जाएगी ना? हाँ, जॉब हॉपिंग तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उनको एक ही वो मिल जाएगी, आगे वो कर नहीं सकते एक जगह लेके, फिर वो बच्चों पे मतलब ठीक नहीं है ये वाला डिसीजन। यूपीएससी ने जो डिसीजन निकाला, इतना मैं कहूँगा कि ये नए बच्चों के लिए तो सही है, जो अभी से तैयारी में लगे हुए हैं, जो मतलब यही सोचते हैं कि रैंक की वजह से हम पीछे रह जाएंगे, उनके लिए तो सही है। लेकिन जो पुराने बच्चे रैंक के एक जॉब लेके बैठे हैं, उनके लिए थोड़ा वो गलत है। उनके लिए गलत ऐसे मतलब उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें टफ हो जाएंगी। ओके रोहित, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यू नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी अबाउट दिस रीअपीयरिंग, हाउ डू यू लुक एट इट? So basically, I look at India right now is completely different how aspirants take it. Basically, whether you become IAS or IPS, it is ultimately about taking India forward. It is not like you go for, you need IAS or you need IPS or you want IFS or something else. So whatever you get, you should be satisfied with it, first thing, and give some other guy an opportunity. That is of the reservation also, the ongoing topic which is reservation also. People are perceiving it in a different way. Reservation basically is to bring up the backward communities. So it is not about the percentage, always the number the opposition talks about or the current government talks about. It's about bringing the community and uplifting it. It is not about the percentage 26%, 50% cappage by anything. I'm from general, I'm from OC. Sorry to interrupt. I'm talking about the UPSC thing, which is about reappearing. Just can we stick to that? We'll be sticking to that. So basically, the ideology what I'm talking about is that the reservations are also similar to this one. And here, the recent thing, whatever is happening, IAS or IPS sticking to one attempt or the immediate next attempt only, is a very good move, I feel personally. From the UPSC. What about the sort of pressure that people are talking about, that it's going to add a little bit more pressure on the aspirants? Definitely yes. If you are concentrating whether you want to become an IAS or IPS or anything or any cadre or a bureaucrat basically, then you should be seeing as you will be sitting there and taking India forward. It is not like only you can take India forward. Anybody can take. If someone is better than you, then definitely he can take. So you have given two wonderful opportunities, and still you didn't succeed. Then there will be a failure in that person compared to normal thing. That is how I take it. सुमित जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे नए नोटिफिकेशन को? लाइक
I don't think it will bring like a much change. Like if a person gets IAS or IFS, so he must have chosen for that. Like if a person gets IFS, he must have chosen that on top priority, na? So if he is getting like IFS, if he is getting that IFS, so he must be satisfied. And I'm talking about, if I talk about IAS, so if a person is getting IAS this time, so next time I think like he should not appear, or like if he want he can, but it may like give chance to some other aspirant also. And regarding IFS, there is not much change. Like a person who is getting IPS this time, so like he can't choose next year IPS for some sort of cadre change policy or something. So I don't think like this will bring much impact on these aspirants. Okay. See. So the question which I had in my mind from the very starting, which I wanted to be a bit more educated about, is when it comes about preparing for the exams. Till now, hypothetically, I'm talking about the people and the aspirants had a idea that we will prepare, we'll get a position. After that, we can fight for a better one. But now, for them as well, this whole window has been a bit shrinking. Is it going to impact the seriousness or the level of effort they were putting into getting that seat? Yeah, I just want to give you a little bit story and analogy here. So Keep it short now. I'll keep it short. So here basically, anybody here in Old Rajendra Nagar in Delhi or anywhere all over the India appear for this exam, and they should be concentrating on taking India forward. That is my whole philosophy. And while taking India forward, a 70-year-old can take it forward. A 18-year-old, 19-year-old can take it also forward. So it is not only you or the particular person who is studying particularly for UPSC and aiming at that particular single position is not taking forward. Anybody can take it forward. Right. So if you are really patriot or if you are really interested in taking India forward, definitely I appreciate many people are moving to abroad also. But still, if you are really interested, then definitely move on with other programs. See, today privatization is happening a lot, and then you can also contribute to the India's growth in there also. And you see, people are preparing a lot 6 years in a general category towards UPSC. And with that knowledge, if they go into private field at that particular point of time, it is wonderful opportunity for growth of private field. There is actually a thing, it's a literal entry thing which has started. Now people, those who have worked and retired, and or if they're taking voluntary retirement, they have been given places in somewhere else as well. Sir, यही सवाल आपके लिए है बस संक्षेप में थोड़ा सा, कि जो मैंने पूरा स्टार्टिंग में बोला था कि अब उसे फ़र्क तैयारी पे और उसे समझ पे, कि पहले एक आइडिया था अलग, अब वो बदल रहा है, तैयारी पे फ़र्क कैसे पड़ेगा एक एस्पिरेंट की जिसको अभी तक जो क्लियर नहीं किया है जिसने? लाइक ऑन सीरियस नोट अगर हम देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर तो एक एस्पिरेंट के ऊपर रहेगा कि अब तक ये हुआ करता था, एक अटैम्प्ट में कोई भी एक IAS IPS IFS जो भी मिल जाए, उसके बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसको हम बेटर कर सकते हैं. बट अब वो UPSC ने नोटिफिकेशन में ख़त्म कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अब कम हो जाएगा, और मतलब प्रेशर तो अल्टीमेटली रहेगा. बट ऑन द अदर नोट अगर देखेंगे तो UPSC एस्पिरेंट को वो ज़्यादा सीरियसली प्रिपेयर करने के लिए विद इन अ शॉर्ट टाइम, वो आपने देखे हुए कई एस्पिरेंट्स होते हैं 4-4, 5-5, 6 से 7 साल लगा देते हैं. तो क्रिस्प में देखा जाए तो सीरियसनेस बढ़ेगी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम होंगे, तो प्लान बी भी अगर वो शिफ्ट करता है तो उसके पास टाइम होगा शिफ्ट करने के लिए कि हाँ मैं ये देख सकता हूँ. और बेटर एस्पिरेंट्स अगर कुछ होगा तो एक बार अगर किसी को मिल जाता है तो अपॉर्चुनिटी अगले एस्पिरेंट्स के लिए भी तैयार रहेगी. तो उसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि इंसान किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है उसको. Okay. Thank you so much, guys. That's actually what I wanted to know from the very starting, that I've asked even कि when it comes about, हिंदी में बोलूँ या फिर चलेगा? ओके. तो शुरुआत से, तो यू अंडरस्टैंड हिंदी ना? हाँ, ओके. तो शुरुआत से यही था कि जब हम बात करते हैं किसी भी बदलाव की, तो उसमें जो अभी एस्पिरेंट है उस पर क्या उसका फ़र्क पड़ रहा है. मगर आपने जो बात कही वो मुझे इस लिहाज से बड़ी सही लगी कि उसके दोनों पहलू हैं, आप पे निर्भर करता है कि आप देखते कैसे हैं. अगर आपकी सीरियसनेस उस स्तर की है तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर जो नॉन सीरियस, अगर कहें एक तरीके से नॉन सीरियस मतलब किसी की बेइज्जती है उस तरीके से नहीं, वो पास नहीं है, अगर नॉन सीरियस है तो फिर आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका सीरियसनेस का लेवल वो नहीं है. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. तो सुना आपने एस्पिरेंट्स को अभी जो UPSC के नोटिफिकेशन आया है रीअपियर होने को लेकर,
कुछ लोग उसको लेकर काफ़ी सकारात्मक विचार रखते हैं, कुछ का कहना है कि बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि जो अब बहुत सीरियस लोग हैं वही आगे जाएंगे, नॉन सीरियस जो लोग हैं वो शायद उस तरीके से आगे ना बढ़ें, जो बहुत लंबे समय तक अपना जीवन जो है वो लगाए रखते थे केवल और केवल यूपीएससी या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में। वहीं दूसरे लोगों का कुछ का यह कहना है कि जो उत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर जिनको सीट मिल चुकी है उनके लिए शायद ये उतना अच्छा उस लिहाज से नहीं होगा, मगर क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है तो इसलिए भी छोड़ देते हैं। मगर आगे दोबारा अगर फिर कोई मुद्दा इस तरीके का होगा तो फिर पहुँचेंगे एस्पिरेंट्स के बीच में और करेंगे उनसे बात उनके मुद्दों पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दी एज। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, नई दिल्ली।